स्टूडेंट्स, हेलो बीएलएड थर्ड ईयर। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। आपका फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसी का लास्ट चैप्टर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इसमें आज हम करेंगे रोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डेवलपिंग एजुकेशन सोसाइटी। दूसरा ये टॉपिक कवर होगा, मैं आपको बता देती हूँ। जो आज मैं टॉपिक आपको कवर कराने वाली हूँ वो है एक तो ये, ठीक है। इससे पहले ये टॉपिक आज कवर करेंगे, इससे पहले के टॉपिक हम कर चुके हैं। और दूसरा टॉपिक इसमें इसी के साथ जो कवर हो जाएगा वो है ये इंग्लिश करिकुलम, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में बाद में डिस्कस करूँगी और आज एनसीएफ 2005 डिस्कस करूँगी। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो अंग्रेजी का जो हमारे समाज में स्थान है, इसको हम हिस्ट्री से चलिए देखते हैं। तो पहले समाज में क्या था, तो पहले इंग्लिश को कौन लाया ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अंग्रेज़ लाए, और कॉलोनियलिज्म जिसे हम कहते हैं, अंग्रेज़ कॉलोनी बना के रहते थे। तो कॉलोनियलिज्म की इफ़ेक्ट के बाद जैसे ही अंग्रेज़ जब चले गए तो उस सदी को, जो उस टाइम को हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो एकेडमिक डिसिप्लिन में अगर हम देखें तो अंग्रेज़ अपनी बहुत जगह छाप छोड़ गए, जैसे कि चाय पीना छोड़ गए हैं, कपड़े छोड़ गए, कपड़े पहनने का तरीका छोड़ गए हैं, कल्चर छोड़ गए हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमारी लिविंग में चेंजेस कर गए हैं। उसके अलावा अब हमारा तो कंसर्न केवल एकेडमिक से है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर से है। तो एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो वो अपनी अंग्रेज़ी भाषा छोड़ गए। अंग्रेज़ी भाषा के जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ये बात उठाई गई जब अंग्रेज़ों की आज़ादी के बाद कि हाँ, हिंदी भाषा का ही जो है सर्वव्यापी होना चाहिए भारत देश में, और यही चीज़ जो है आगे आई भी, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी मातृभाषा ही सबसे ऊपर रही। आज भी जो है मातृभाषा का स्थान वो तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन इसके देखिए, अब ये देखिए कि कॉलोनियलिज्म के बाद जो साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस और जितने भी इन्वेंशंस होते गए, ये देखिए साइंस एग्जामिनेशन 1950 में जितने भी रिसर्च वगैरह हुई हैं, 50 के दशक में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, आविष्कार हुए हैं, तो वो सब अंग्रेज़ी भाषा में ही हुए हैं। और उसको जो है हमारे कोठारी कमीशन ने, मैंने आपको बताया था जैसा कि डिस्कस किया है, और उसको इम्पोर्टेंस दी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जिन जिन कंट्रीज़ में देखिए ये पावर ऑफ लैंग्वेज या हमारी मातृभाषा की जो पावर है, जो ताकत है, उसे वो कोई नहीं चेंज कर सकता है। इस चीज़ की बात उठाई गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी और जितनी भी उस समय रूलिंग पार्टीज़ थी और विपक्ष थी, इनके द्वारा उठाया गया कि हिंदी का स्थान कोई ना ले। इसके लिए उन्होंने जो है 1947 में, 1957 में हिंदी का एक एक्ट भी लाए, जिसमें कि ये बात कही गई कि हिंदी मातृभाषा को ही हमारी मदर टंग और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बाद भी ये देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन कम्युनिकेशन, आर्मी और साइंस, इंजीनियरिंग, इन फील्ड में हिंदी नहीं ला पाए। और इसके अलावा अब बात करते हैं भारत के संविधान में हुए चेंजेस की। तो 1950 में ये देखिए, 1950 में हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो था उसके लिए हिंदी भाषा, हमारा भारत संघ में हिंदी भाषा का पुरजोर जो है समर्थन हुआ और हिंदी को ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। लेकिन 1963 के एक्ट के द्वारा हिंदी को ही भारत की संविधान संघ की मूलभूत भाषा जो है, कम्युनिकेशन की, संचार माध्यम की भाषा बनाया गया। लेकिन 1965 और 63 के बाद, एक्ट के बाद, एक अमेंडमेंट बिल लाया गया 1967 में। क्या लाया गया? क्योंकि 1967 तक जो है साउथ इंडिया से ये काफ़ी आवाज़ आ चुकी थी कि हिंदी में वो कम्युनिकेट करने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी मातृभाषा उनकी दूसरी है। तो वो हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को महसूस करते थे। तो संघ की जो कम्युनिकेशन की जो भाषा बना दी गई वो इंग्लिश बना दी गई, और हिंदी को जो है मातृभाषा का जो दर्जा है वो आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि अब ये जो एजिटेशन हुआ, ये जो आपस में
जो मनमुटाव हुआ उत्तर और दक्षिण भारतीयों के बीच में, तो इस वजह से अंग्रेज़ी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन की भाषा है। इसीलिए जो है हमने जैसे आपको पिछली बार डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल वो होते हैं जुडिशरी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में भी अंग्रेज़ी भाषा चलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत के मुकदमे की सुनवाई होती है। हाई कोर्ट में क्योंकि ये क्षेत्रीय होते हैं, इनमें हम हिंदी में काम कर सकते हैं। अब आते हैं इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। तो इंग्लिश जो है मॉडर्न इंडिया में बहुत जगह ले चुकी है। हम लोग ज़्यादातर देखिए मोबाइल, उसके बाद में मोबाइल आ गया, उसने रही सही कसर पूरी कर दी। तो एक तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है सबसे बड़ी, और मोबाइल इसे ले आया है, कंप्यूटर ले आया है, इंटरनेट की वजह से ये संचार की एक मुख्य भाषा बन गई है। दूसरा ये, लेकिन हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि बच्चों में जब अंग्रेज़ी दूसरी भाषा के रूप में सिखाई जाए तो उसे जो है वो एक संस्कृति सिखाने का माध्यम बनाई जाए, यानी मीडियम ऑफ इंस्पायरिंग चिल्ड्रन कल्चर। ठीक है, तो ये मीडियम ऑफ कल्चर इंस्पिरेशन इसलिए बनाई गई क्योंकि वो इंडियन नैतिकता, मॉरल वैल्यूज़, इन सबको कभी ना भूलें। इसलिए जो है अंग्रेज़ी जो है भारत फ्री इंडिया में है, लेकिन क्योंकि हमारा एनसीएफ जो कि करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बेसिक 2005 है, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक हमारे बच्चों में क्लास में पढ़ने वाले हर एक बच्चे के अंदर यह नैतिकता भरी जाए कि हम हिंदी मातृभाषा, पहले हिंदी सिखाई जाए और दूसरी लैंग्वेज अंग्रेजी हो। ठीक है, तो दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत ही हमारी हेल्पफुल है। ठीक है, एजुकेशनल एक्सचेंजेस, अब फिर वही बात आ जाती है, एजुकेशनल एक्सचेंजेस हमने हिंदी में कोई रिसर्च की है, जर्नल लिखा है, तो वो साउथ इंडियंस के लिए तो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को नहीं अगर वो बोल लेते हैं तो पढ़ना नहीं चाहते, और जानते भी हैं तो चाहते नहीं हैं, और अव्वल तो वो नहीं जानते। तो इसलिए हमें अगर उनसे कम्युनिकेट करना है या फिर एक बना के रखना है तो हमें अंग्रेज़ी में उनसे करना पड़ता है बातचीत। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये देखते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है अंग्रेज़ी भाषा के लिए। तो 2005 ये कहता है कि जो ज्ञान है वो स्कूल के बाहर भी सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातों को अंग्रेज़ी में सिखाया जाना चाहिए। पहली चीज़ तो इसने यही बताई, एक तो आप लोगों को ये क्लियर ही होगा, मैंने नेशनल एनसीएफ 2005 की जो है कॉपियाँ लाइब्रेरी में रखवाई हुई हैं, उसको जाके कभी देखिएगा और अपने अपने जो आपका सब्जेक्ट है उसको, उसके लिए गाइडलाइंस पढ़िएगा कि एनसीएफ 2005 में गाइडलाइंस क्या लिखी हैं आपके सब्जेक्ट के लिए। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए उसमें गाइडलाइंस लिखी हैं। अंग्रेज़ी की यहाँ बात करते हैं तो अंग्रेज़ी भाषा के लिए ये गाइडलाइन कि जो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होगी, फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपकी नेटिव लैंग्वेज रहेगी। और जो स्टेट हैं, राज्यों को यह दर्जा प्राप्त है कि राज्य ये डिसाइड कर सके कि उसकी फर्स्ट या मदर लैंग्वेज फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा को माध्यम बनाए वो पढ़ाई का। तो पढ़ाई का माध्यम जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक बेसिक परिषद है, शिक्षा बोर्ड है, तो वो उसने माध्यम बनाया है हिंदी को। तो अच्छा, अब अंग्रेज़ी का बात करते हैं, तो अंग्रेज़ी जो है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है। अब इन्होंने ये छूट दी है कि आप जो है प्राइमरी की बजाय आप बेसिक की बजाय आप ऊंची क्लास से अंग्रेज़ी, क्योंकि दूसरी भाषा है, तो क्लास 2, 3, 4 से आप शुरू कर सकते हैं। हमारे समय में 6 क्लास से शुरू होती थी, लेकिन अब तो ये पहले से ही शुरू है। तो आगे देखते हैं रिकमेंडेशन क्या है। देखिए एनसीएफ की, एनसीएफ ने ये बताया है कि कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, ऐसी अंग्रेज़ी भाषा इस तरह पढ़ाई जानी चाहिए जो बच्चों में नॉलेज, ज्ञान की वृद्धि करे और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए। ठीक है, इन्हांस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। टेक्स्ट बुक और मटेरियल जो है वो केवल हमें टेक्स्ट बुक पे ही निर्भर नहीं रहना है, हमें बाहर से भी बच्चे को कुछ सीखने देना है। तभी तो हम नेचर वॉक कराते हैं बच्चों को, देखेगा होगा आपने स्कूलों में नेचर वॉक होता है और वर्ल्ड कंजर्वेशन डे होता है, प्लांटेशन होता है। तो ये अपार्ट फ्रॉम बुक्स ये हम सिखाते हैं, जैसा कि एनसीएफ में बताया गया है। इसके अलावा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बनाना है, कम्युनिटी इन्वायरमेंट सिखाना है। अब लैंग्वेज जो है हम बच्चे के मूलभूत विकास में
मतलब उसे हिंदी में क्या कहेंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी पूरा मानसिक, शारीरिक, मेंटल, वाइटल और फिज़िकल पूरा डेवलपमेंट में बच्चे का भाषा का बहुत बड़ा रोल है। अगर भाषा एक लिटरेरी पर्सन है तो वो हमें नहीं लगता कि वो किसी प्रकार का क्रिमिनल कभी बन सकता है। तो बच्चे के अंदर भाषा का ज्ञान, कोई भी भाषा हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर एनसीएफ में बड़ी बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे में इमोशनल जो है कंट्रीब्यूशन भरने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया में एनसीएफ ने मल्टीलिंगुअलिज्म की छूट दी है, यानी आप अपने स्कूलों में अपनी क्षेत्रीय भाषा पढ़ा सकते हैं और अंग्रेज़ी पढ़ा सकते हैं। और अब तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को ये भी छूट है, बल्कि और बोर्डों को सबको छूट है कि आप जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश इस तरीके की लैंग्वेज को लगा सकते हैं। तो ये हमारे सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का मल्टीलिंग्विज्म अप्रोच कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एनसीएफ में और क्या बातें गई हैं। एनसीएफ ने 3 लैंग्वेज फार्मूला कहा है। तो लास्ट में देखिए इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला में ये देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसमें क्या कहा गया है, पहली तो ये मदर टंग के बारे में कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इंक्लूडिंग द ट्राइबल लैंग्वेज, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो। मदर टंग हमारी हिंदी है। अब सपोज़ उड़ीसा में उड़िया क्षेत्रीय भाषा है, तो लेकिन बच्चों को हिंदी पढ़ानी है, तो एक ये हो गई, एक दूसरी मदर टंग हो गई, और कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उसमें बच्चों को वो उड़िया माध्यम से पढ़ा सकते हैं और मदर टंग के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। और तीसरी हमारी जो लैंग्वेज हो गई वो इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो ये हमारा एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है गाइडलाइंस हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको ये बता चुकी हूँ, होम लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग में जो है सच कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम देश की देखें तो मदर टंग जो है वो हिंदी है, लेकिन आपकी रीजन के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। अंग्रेज़ी का जो दर्जा है वो सेकेंड लैंग्वेज का बनता है। अब देखते हैं अंग्रेज़ी के लिए क्या कहा गया है। जो बच्चों में बेसिक प्रोफिशिएंसी रहे, ठीक है। एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चे जो हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी थोड़ा सा ट्रांसलेट कर सकें, उसमें रीड राइट और स्पीक, रीड राइट का बेसिक स्किल बच्चों के अंदर आए, ठीक है। तो ये उनसे कहा गया है। आगे देखते हैं। होम लैंग्वेज के अलावा बच्चे में सोशल इन्वायरमेंट और अपनी इन्नेट जो मातृभाषा है उसके प्रति आदर रहे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी।